इलेक्टोरल बॉन्ड की होनी चाहिए जांच, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दी बड़ी बात। जस्टिस लोकुर बोले, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक तो जांच क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया था असंवैधानिक। 2017 में मोदी सरकार लेकर आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला अभी भी मोदी सरकार की चिंता को बढ़ाए हुए है, क्योंकि इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भले ही 2024 में इस बॉन्ड को रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ये मोदी सरकार की चुनौतियों में शामिल है और अब एक बार फिर से इन बॉन्ड पर सवाल उठाए गए हैं। और सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने, जस्टिस मदन बी लोकुर ने। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहतरीन था, लेकिन इसकी जांच का आदेश नहीं देकर सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं किया। अगर जांच होती तो कई बड़े खुलासे होते। साफ है, अगर खुलासे होते तो मोदी सरकार बुरी तरह से फंस जाती। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सभी के सभी खुलासे लोकसभा चुनाव के समय होते और इसका असर चुनाव में दिखाई देता। इसके असर से अगर एनडीए की सीटें 10% भी घट जाती तो इस समय एनडीए सत्ता में नहीं होता, बल्कि विपक्ष में होता। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के इन्हीं बड़े दावों पर करेंगे बात। नमस्कार बैच, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश सुनाया था। इस आदेश को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था और इसे रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। इससे राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता है। इसके और भी कई विकल्प हैं। जिस पीठ की तरफ से ये फैसला सुनाया था, उसकी अध्यक्षता उस समय के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दिए थे। लेकिन जब बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच करने की याचिका दायर हुई तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। और इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज किया है। यह अच्छा फैसला था, लेकिन कोर्ट को इस पर आगे भी एक्शन लेना चाहिए था। कई शेल कंपनियों, घाटे में जा रही कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया। कई कंपनियों ने 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। दरअसल जिन कंपनियों के नाम बाद में चंदा देने वालों के रूप में सामने आए थे, उनमें से कई तो ऐसी थी जो घाटे में चल रही थी। कई कंपनियां ऐसी भी थीं जिनका पूरे साल का टर्नओवर 2 करोड़ का था, लेकिन उन्होंने 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। साफ था, अगर जांच होती तो कई बड़े खुलासे होते। जस्टिस लोकुर ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, तो उसे पूछना चाहिए था कि कंपनियों के पास इतने पैसे कहां से आए। कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को पैसे क्यों दिए? क्या कंपनियों ने ये इनकम डिक्लेयर की थी? क्या आयकर विभाग ने इसकी जांच की थी या नहीं की थी? उन्होंने कहा कि ये माना जा सकता है कि कई कंपनियों ने इसलिए चंदा दिया होगा क्योंकि वो किसी खास राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को मानते होंगे। लेकिन उनका क्या, जिन्हें चंदा देने के बाद फायदा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य है कि इस मामले में आगे कुछ नहीं हुआ। वैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद कुछ खुलासे मीडिया के जरिए जरूर हुए थे, जिसमें बताया गया था कि ईडी के छापे जिस उद्योगपति के ठिकानों पर पड़े, उसने कुछ समय बाद बीजेपी को चंदा देना शुरू कर दिया। कई ऐसे औद्योगिक घराने थे जो पहले बीजेपी को चंदा देते थे, फिर उन्होंने चंदा देना बंद कर दिया तो ईडी ने छापे मार दिए और जैसे ही चंदा देना शुरू किया, ईडी के छापे भी बंद हो गए। ऐसे में अगर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की पूरी तरह से जांच हो जाती तो मोदी सरकार और बीजेपी के सामने मुश्किल बढ़ जाती। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या था और सरकार इस योजना को लेकर कब आई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया था। ये एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या फिर कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता था और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता था।
भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 के बजट में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी करने का अधिकार दिया गया था। इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता था जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता था जिसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध हों। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपए से 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की थी, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए ही किया जा सकता था। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या फिर विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते थे। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को ही मिलता था। बीजेपी को करीब 90% इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिलता था। बाकी दलों का हिस्सा 10% से भी कम होता था। इस बॉन्ड पर चुनाव आयोग ने भी सवाल खड़े किए थे, क्योंकि चुनावी चंदे के बारे में पार्टियों को चुनाव आयोग को भी जानकारी देनी होती थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड गुप्त होता था। इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी नहीं दी जाती थी, इसलिए चुनाव आयोग ने भी इसे खारिज करने के लिए कहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। चुनाव आयोग इस पर सवाल उठाता था। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इनकी जांच सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कराई। और अब सुप्रीम कोर्ट के वकील मदन बी लोकुर ने ही साफ कर दिया है कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए थी। अब ये जांच किसके दबाव में नहीं हुई, इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। दरअसल ये पूरा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सीजेआई पद पर रहते हुए ही सामने आया था। उनकी पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को तो खारिज कर दिया, लेकिन आगे की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर मामले को आगे नहीं बढ़ाया। यानी साफ है, कहीं ना कहीं इस मामले में उस समय के सीजेआई चंद्रचूड़ पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के फैसले से बीजेपी को बचने का मौका मिल गया है। और इसी के चलते अब एक बार फिर बीजेपी घिरती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जज ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी भी न्यायपालिका पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का दबाव है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।